बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो मेथड डेवलपमेंट इन एचपीएलसी पर है कि एचपीएलसी में हम किस तरीके के सैंपल को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम आए तो हमें किस तरीके से उसको इनकाउंटर करना है। तो आज का जो लेक्चर है वो मेथड डेवलपमेंट पर है, जो कि एचपीएलसी की मेथड डेवलपमेंट को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक थोड़ा जर्नल सा टर्मिनोलॉजी है जिसको हम एचपीएलसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ये है कि हम अगर मेथड डेवलप करना चाहें, अगर हम लेट सपोज हमारे पास कोई सैंपल है और हम देखना चाहते हैं कि हमें इसको किस तरह के सिस्टम पे रन करना और क्या करना है क्या नहीं करना, या लेट सपोज हमारे पास सैंपल ऑलरेडी डिफाइंड और हम कोई मेथड डेवलप करना चाहते हैं कि अगर हमारे बाद भी दुनिया में किसी को भी इस तरह के सैंपल पे काम करना है तो किस तरीके के प्रोटोकॉल को वो फॉलो करे तो वो बहुत आसानी से कोई भी सैंपल की एनालिसिस अचीव कर सकता है। तो उसके लिए हम एक प्रोटोकॉल बना लेते हैं। प्रोटोकॉल मतलब कोई मेथड। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह जब हम अपनी क्लास में हम अपनी लैब में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वही प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहे होंगे, हर कोई वही प्रैक्टिकल कर रहा होगा। इसका मतलब होता है कि ये कोई ऐसा मेथोडोलॉजी अडेप्ट कर ली गई है, ऐसी मेथोडोलॉजी डिफाइंड और प्रिपेयर कर ली गई है जिसको हर दूसरा बंदा वैसे ही अडॉप्ट कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं मेथड डेवलपमेंट। एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें मेथड डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इस क्लास में हम सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि अगर हम एचपीएलसी की बेसिस पर कोई भी मेथड डेवलप करना चाहें तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो क्रोमेटोग्राफी का मोड मोड ले रहे हैं वो कौन सा है। इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें एचपीएलसी यूज करनी है, हमें एलसी यूज करनी है, हमें जीसी यूज करनी है, हमें कौन सी क्रोमेटोग्राफी यूज करनी है। सही है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें ये डिफाइंड हो कि डिटेक्टर कौन सा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये बताया था कि हर तरह का डिटेक्टर हर तरह के सैंपल पे काम नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप अ, कोई गैसियस सैंपल ले रहे हैं तो वो कोई लिक्विड के डिटेक्टर पे काम कर सकता है या वाइस वर्सा, जो भी। इसका मतलब है कि अगर हम थर्मोकपल डिटेक्टर ले रहे हैं तो वो किसी ऐसे ही सिस्टम में काम कर सकता है जहाँ पे टेम्परेचर का काम हो। अगर हम यूवी डिटेक्टर ले रहे हैं तो वो किसी ऐसे ही सिस्टम में काम कर सकता है जहाँ पर वो लाइट जनरेट करने की एबिलिटी रखता हो। तो इसका मतलब है कि हर तरह का डिटेक्टर हर काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो लेट सपोज जब हमने सोच लिया है कि हम मेथड डेवलप कर रहे हैं और हमारे पास किसी तरह का सैंपल है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे सैंपल्स के लिए किस तरह का डिटेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज या कॉलम बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि हर तरह का कॉलम हर तरह की सेपरेशन के काम नहीं आता। हमारे पास एनालिटिकल कॉलम कब और किस तरह का इस्तेमाल करना है, किस पोर साइज का, किस बोर साइज का, किस डायमीटर का, किस लेंथ का इस्तेमाल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो भी हम हर तरह के, अगर लेट सपोज हमारे पास कोई बहुत ही डिफरेंट मतलब कोई बहुत स्टिकी टाइप सैंपल है तो डेफिनेटली हम बहुत छोटे पोर साइज का कॉलम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पूरे कॉलम को चोक कर देगा। तो इस तरह वाइस वर्सा हमें देखना होता है। इसी तरह हमारे पास मोबाइल फेस कौन सा यूज होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया कि हर तरह का सैंपल हर तरह के मोबाइल फेस पर रन नहीं हो सकता। रिवर्स फेस सिस्टम है तो वो डेफिनेटली हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को फेवर नहीं करेगा। अगर हमारे पास नॉर्मल सिस्टम है तो वो, तो इसका मतलब है कि हर तरह के कॉलम में हर तरह का सॉल्वेंट फिक्स नहीं हो सकता। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा कॉलम इस्तेमाल करना है तो फिर ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह का मोबाइल फेस यूज करना है। तो इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिक मॉडिफायर्स जो होते हैं जो कि हमारे, तो इसकी भी डिफाइन करना पड़ता है कि हमें किस तरह के ऑर्गेनिक मॉडिफायर्स का इस्तेमाल। अच्छा, आयन पेयर सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आयन पेयर क्या काम करता है। अब हम इसमें ये करते हैं, हम सिलेक्शन ऑफ आयन पेयर यूज कब करते हैं, जब हमारे पास लेट सपोज दो तरह की दो ऐसे कोई कंपोनेंट है जिनकी पोलैरिटी बहुत ही इंडेक्स सेम है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते कि हम इसको किस तरह अलग करें। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम अपने पास कोई आयन पेयर ऐड कर देते हैं जो कि वो हमारे पास ऑप्टिमाइज कर देता है इस तरीके से कि हमारे पास जो हमारी पोलैरिटी हो वो एक की तरफ ज्यादा इंक्रीज हो जाए और दूसरे की तरफ वो कम हो जाए, तो जिसकी वजह से एक जो है वो आसानी से इल्यूट हो जाए और दूसरा अलग हो जाए। तो इस तरह इल्यूजन टाइम एक का दूसरे के मुकाबले में फर्क हो जाएगा अगर हमारे पास पोलैरिटी का फर्क हम इस तरह कर लें। अदरवाइज अगर दो कोई ऐसे सॉल्यूट्स हैं जिनकी पोलैरिटी इंडेक्स बहुत सिमिलर है तो उनका रिटेंशन टाइम भी सेम आएगा, और अगर रिटेंशन टाइम सेम है तो फिर हम उसकी इल्यूजन सेपरेशन के बेसिस सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब वो इल्यूट तो होगा लेकिन सेपरेट नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा कोई ऑप्टिमाइज करना होता है तरीका कि जिसकी वजह से हमारे पास जो एनालाइट में से कोई एक एनालाइट जो है वो आयन पे रिएजेंट जो हो मोबाइल फेज में उसके साथ मिलकर उसको उसकी जो पोलैरिटी है उसको आइदर या तो रिड्यूस कर दे या इंक्रीज कर दे, जिसकी वजह से दूसरा जो है आसानी से ल्यूट हो जाए और पहला जो है वो रुक जाए। अच्छा, जब हम अपना फ्लो रेट, तो हम लोग पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि बहुत हाई फ्लो रेट बहुत लो फ्लो रेट दोनों ही हमारे लिए फिजिबल नहीं होते। या तो एडी डिफ्यूजन, या तो हमारे पास उसको पीक ब्रॉडनिंग को बढ़ा रहे होते हैं या वो प्रॉपरली सेपरेशन नहीं होने देते।
तो इसलिए हमारे पास फ्लो रेट क्या होना चाहिए ये तो बहुत प्रॉपर्ली डिफाइंड होगा। तो हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि हमारे पास कितना फ्लो रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं फिर कि फ्लो रेट क्या हो, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम यूज करना है। क्या हमें आइसोक्रेटिक फ्लो यूज करना है, उसमें सिंगल सॉल्वेंट, काम खत्म, जिंदगी आसान। लेकिन फिर ग्रेडियंट फ्लो, जो कि हमें मालूम है ग्रेडियंट फ्लो बहुत जरूरी है कि अगर एक तरह का सॉल्वेंट निकल, एक तरह के सॉल्वेंट से एक तरह वो कंपोनेंट निकल रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने फ्लो को ग्रेडियंट करके दूसरे कंपोनेंट को रोक के और फिर उसको इल्यूट करवाएं। तो ग्रेडियंट फ्लो वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन देखना पड़ता है कि हमें किस तरह के सिस्टम में आइसोक्रेटिक और किस तरह के सिस्टम में ग्रेडियंट फ्लो लगाना हो। तो जब हम मेथड डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें यहाँ पे आइसोक्रेटिक यूज करना है या ग्रेडियंट। ग्रेडियंट करना है तो किन के दरमियान और कितनी प्रायोरिटी इंडेक्स। अच्छा, जब हमने ये सब देख लिया कि हमें कौन सा कितने सिलेक्शन क्या होगी, पीक हम आइसोक्रेटिक लेंगे या ग्रेडियंट फ्लो लेंगे, मोबाइल फेज क्या होगा, स्टेजन फेज क्या होगा, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होती है? डाइल्यूट ये वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपना सॉल्यूट जो है या जो भी सैंपल होता है जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं उसको सॉल्युबलाइज कर रहे होते हैं। जब हम उसको उसमें सॉल्युबलाइज कर रहे होते हैं तो हमारे पास इसका मतलब डाइल्यूट ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसके अंदर हर चीज़ सॉल्युबलाइज कर दे, भले उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, कोई उसका स्टार्टिंग मटेरियल है, कोई बाय प्रोडक्ट है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई डिग्रेडेड प्रोडक्ट है, कुछ भी है वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें मगर एक बात और बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हमें ये देख लेना चाहिए कि डाइल्यूट जो हम यूज कर रहे हैं वो हो जो हमारे मोबाइल फेज के साथ कंपैटिबल हो। इसका मतलब है कि वो मोबाइल फेज के साथ किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी, कुछ पीक ब्रॉडनिंग ना कॉज कर रहा हो, वो किसी किस्म की कोई इमर्जेंस ना बना रहा हो, किसी किस्म की कुछ भी इंटरफेयर ना कर रहा हो हमारे मोबाइल फेज के साथ, और वो मोबाइल फेज के साथ हाईली मिसेबल, मतलब इजीली कंपैटिबल और मोबाइल फेज उसके साथ अच्छी पीक शेप दे सके। तो डाइल्यूट जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना ये होता है कि उसकी डाइल्यूट की एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी कितनी है। मतलब क्या अगर हम अपना कोई भी कंपाउंड उसके अंदर डालेंगे या कोई भी अपना सैंपल उसके अंदर डालेंगे तो क्या वो 80%, 90% या 100% एक्सट्रैक्ट कर सकता है उस कंपाउंड को उसके अंदर या नहीं। पीक सिमेट्री कहीं वो ज्यादा एसिमेट्रिक पीक्स तो नहीं दे रहा, प्रॉपर पीक सिमेट्री दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है जब हम डाइल्यूट का इस्तेमाल करें। तो डाइल्यूट तो समझ आ गया ना क्या इसका मतलब है कि ये वो चीज है या वो सॉल्वेंट है या वो सोल्यूशन है जिसके अंदर हम अपना कोई भी सैंपल सॉल्युबलाइज कर रहे हैं। पिछली स्लाइड में ये बात मैं कहना भूल गई, वो ये कि डाइल्यूट जो होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो एचपीएलसी कॉलम होता है उसमें हम लिक्विड में अपना सैंपल जो इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि जब सैंपल को लिक्विफाई करने के लिए उसका सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी जब हमें अपने सैंपल का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा तो इसका मतलब डाइल्यूट बहुत जरूरी है। तो वो किस किस बेसिस पर और किस किस तरह का इस्तेमाल हो सकता है वो मैं आपको पिछले स्लाइड में बता चुकी हूँ। अच्छा, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट सपोज कोई सैंपल है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल करना है, तो फिर उसके लिए हमें डिवेलप करना पड़ेगा कि क्या वो रोटरी एक्सट्रैक्शन से होगा या वो सोनिकेशन के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा या कौन सा एक्सट्रैक्शन का मेथड हो सकता है। उसके लिए कुछ भी हो सकता है। कभी लोग खाली हीटिंग के तरीके से, खाली किसी हीटिंग के तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन बस कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा सैंपल जो है प्रेसिपिटेट ना हो रहा। अच्छा, जो हम सैंपल यूज कर रहे हों फिर हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस तरीके का होना चाहिए, उसके अंदर स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, बाय प्रोडक्ट्स क्या है, इंटरमीडिएट्स क्या है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। तो ये सब बातें अगर हम, क्योंकि अब हम एक मेथड डेवलप कर रहे हैं ना कि लेट सपोज मैं एक इंडस्ट्री में हूँ और मैं देख रही हूँ कि मैंने हर बार इस मेडिसिन को एचपीएलसी पे रन करना है, तो इसका मतलब है कि मैं एक मेथड डेवलप कर रही हूँ जो कि हर बार पैरासीटामोल की एक्सट्रैक्शन कर सके। तो ये सब वो स्टेप्स हैं जो कि हमें मेथड डेवलप करने के लिए देखने पड़ते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स देखने पड़ते हैं जो हमारे पास मेथड को फाइनलाइज करने के लिए काम आए। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बन चुके हैं जिसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं या नहीं। एक से दो दफा करके देखते हैं, जो हमें मेथड डेवलप किए होते हैं उनको एक से दो दफा रन करके देखते हैं कि हाँ भाई अगर रिजल्ट सही आ रहा होता है इसका मतलब होता है कि मेथड सही डेवलप। अच्छा, फिर हमें देखना होता है कि हमें इंजेक्शन वॉल्यूम कितना लेना है। हम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एचपीएलसी में कभी भी ज्यादा इंजेक्शन नहीं लेते, लेकिन उसके बाद अगर हम अपना बहुत छोटे बोर्ड साइज का कॉलम यूज करें तो इंजेक्शन वॉल्यूम और कम हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने आपको माइक्रो कॉलम्स पढ़ाए थे, तो उसके अंदर हमने जो अपना सैंपल था वो बहुत ही माइन्यूट वॉल्यूम में लिया था। तो फिर हमें ये सेट करना होता है कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ वॉल्यूम है वो कितना है। अच्छा, फिर इसके अंदर फोर्स डिग्रेडेशन स्टडीज बहुत जरूरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं लेट सपोज हम किसी ड्रग की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से कौन से पाथवे के साथ डिग्रेड होगा, तो हमारे पास उसका पाथवे सिस्टम जो है वो, ताकि हम वो डेवलप कर सकें। तो फिर जब हम इस तरह पाथवे डेवलप करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करनी पड़ती है। इसको हम स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं, जिसके थ्रू हम फोर्स डिग्रेडेशन पाथवे जब हमें दिख जाता है ना तो उसके बाद हम उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारी जो इम्प्योरिटीज, जो हम मतलब इम्प्योरिटीज हैं जो हमने देखी थी, वो उसके अंदर कितने परसेंट हम उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो फिर इस तरह हम उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर सकते हैं कि कितने परसेंट इम्प्योरिटीज थी, वो कौन से पाथवे पर गई। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इम्प्योरिटी जो हमारी ऑब्जर्व होती हैं,
तो वो हमारी स्ट्रेस को बढ़ा रही होती हैं। तो हम देख रहे होते हैं कि हम इसको किस तरीके से एग्जामिन और मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, फिर जब मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिग्रेडेटेड स्ट्रेस प्रोडक्ट्स और ये सब भी हमें देखना होता है कि लाजमी होता है कि हमें देखना है, तो फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मास बैलेंस स्टडी। इसका मतलब मास बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जितना भी हमारे पास इनिशियल मास था ना, मास लेट सपोज अगर 0.2 ग्राम था, तो जो फाइनल डिग्रेडेड प्रोडक्ट, जो एनालाइज प्रोडक्ट, जो कुछ भी हमारे पास मिले वो भी नियर बाय 0.2 ग्राम ही हो, तो इसको हम कहते हैं मास बैलेंस। जिसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो इनिशियल प्रोडक्ट अगर जितने परसेंट थी, आखिर में उसकी, इसका मतलब होता है कि हम मैक्सिमम उसकी हर तरीके से डिग्रेडेड प्रोडक्ट की वैल्यूज भी पता कर लें और हर तरह का पाथवे ऐसा ऐसा देख लें जिससे हम उसका कोई भी कंपोनेंट एनालिसिस से हमारे ना रह जाए, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट हो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट में हमें मिल जाए। एंड प्रोडक्ट मतलब उसके हर तरीके से मतलब छोटे छोटे जितनी भी वो ऐसे में आया है वो हमें उसके सारे कंपोनेंट्स मिल जाएं। इसमें हमारे पास मिनिमम ये होता है कि हमारे पास 95% वैल्यू हमें मिले ही मिले। इसका मतलब अगर 0.2 ग्राम हमारा सैंपल गया था, तो हमारे पास मास बैलेंस में कम से कम भी 0.195 0.198 ग्राम तो मिले ही मिले। तो हमारे पास जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी बेसिस क्या होती है कि अगर जो लेट्स सपोज हमारे पास मास बैलेंस में ना आ रहा हो ना, किस किस बेसिस पर हो सकता है कि अगर हमारे पास प्रॉपरली सैंपल इल्यूट ना हुआ हो, या हमारे डिटेक्टर ने कुछ कंपोनेंट को सही से डिटेक्ट ना किया हो, या हमारे पास मैट्रिक्स में लॉस लॉस हो गया हो, या इनसॉल्युबिलिटी कॉज हो गई हो, वॉलेटिलिटी हो गई हो, एड्सॉर्प्शन हो गई हो, को इल्यूटेड हो गया, एक सैंपल असल में खाली एक ना निकला हो बल्कि दो एक साथ निकल गए हो, या इसी तरह हमारे पास क्रोमेटोग्राम बहुत पुअर हो जिसमें हम ये डिटेक्ट ही ना कर पा रहे हो कि हमारे पास एंड में कितना मास आया है। इसका मतलब है कि मास बैलेंस बहुत जरूरी है। अब आप इसको थोड़ा सा एक होल में दोबारा समझ लें। इसका मतलब है कि शुरू में मैंने एक कंपोनेंट डाला, एचपीएलसी कॉलम पे जाएगा, मुझे पता है वो अपने कंपोनेंट में अलग अलग होता चला जाएगा ना। तो जब वो अलग अलग होता चला जाएगा तो क्या होगा कि जब वो अलग अलग होगा तो एक दूसरे से अलग होगा, दूसरा तीसरे से अलग होगा। अब जो सारे लेट सपोज आप हाँ सही है, एक दूसरे से अलग, दूसरे तीसरे से अलग, ये सारे अलग अलग हो गए। अब जब ये डिटेक्टर पर आएंगे तो अगर वो जो शुरू में मैंने इंजेक्ट किया था वो 5 का मिक्सचर था, तो डिटेक्टर पे 5 तरह की पीक्स आनी चाहिए। उन 5 पीक्स का जो अगर हम मास निकालें तो वो बराबर होना चाहिए इस एक का जो कि हमने इंजेक्ट किया था। बस ये है मास बैलेंस। अच्छा, जब हमारे पास बहुत सारा प्रोटोकॉल डिजाइन हो जाता है तो फिर हमारे पास इसका मतलब होता है हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी पीक्स पर हम वेवलेंथ पर हमारी पीक्स आएंगी, तो हम उसको स्टैब्लिश कर लेते हैं कि अच्छा हमारी अगर हम रूटीन की एनालिसिस कर रहे हैं तो इन वेवलेंथ पे पीक आएगी आएगी, और अगर इन वेवलेंथ पे पीक नहीं आ रही इसका मतलब होता है कि सैंपल में कोई इशू है। सोल्यूशन की स्टेबिलिटी कितने तक है, कितने टेम्परेचर पर है, कितनी घंटों तक स्टेबल है, कितने किस कंडीशन में स्टेबल है, कौन सा सिस्टम इसको सूट करता है, किस सिस्टम पे इस पे काम किया जा सकता है, मेथड रॉबस्ट है यानी मतलब जो हमने ऊपर डिजाइन किया अपना पूरा मेथड वो रॉबस्ट है यानी रॉबस्ट मतलब मैं करूँ या आप करें मेथड पे फर्क ना पड़े, यहाँ किया जाए या कहीं और किया जाए मेथड पे फर्क ना पड़े, इसको हम रॉबस्ट मेथड या एक और नाम भी इसका होता है, अभी याद आ जाएगा बता दूंगी। तो ये मेथड रॉबस्ट होना चाहिए। रिस्पॉन्स, हमारा रिस्पॉन्स फैक्टर क्या है, मतलब जो हमारे पास रिस्पॉन्स फैक्टर भी हम आगे एक क्लास में जब हम इसकी एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिस्पॉन्स फैक्टर मतलब होता है कि डिटेक्टर पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमारे पास किस मेजर्स में आ रहा है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये है कि हम उसकी क्वांटिफिकेशन कैसे करें। जब मैंने आपको बताया कि मास बैलेंस है या नहीं, इसका कितना वॉल्यूम है, कितना अमाउंट है, ये पता कैसे चलेगा कि कितना वॉल्यूम है, कितना अमाउंट है, हम पीक को पढ़ेंगे कैसे, तो इसको हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन के मेथड्स। क्वांटिफिकेशन के 4 मेथड हैं। ये आपकी लैब में मैंने आप लोगों को कराने थे और ये सारे ही मेथड हमने लैब में भी करने थे परफॉर्म, लेकिन अब हम अनफॉर्चुनेटली इसको यहीं पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल बहुत ही डिटेल में अलग एक क्लास करूंगा। हो सकता है हर मैथड पे एक एक क्लास हो। एक होता है एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मेथड, ये हमने लैब में परफॉर्म किया था, ये आप लोगों को पता भी है। एक होती है एरिया नॉर्मलाइजेशन, तीसरा है डाइल्यूटेड स्टैंडर्ड मेथड्स और है इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड्स। तो ये हमारे पास 4 तरीके के मेथड है जिनके जरिए हम एचपीएलसी का जो भी क्रोमेटोग्राम आता है उसको हम पढ़ सकते हैं। हमें पता हो सकता है कि एचपीएलसी का क्रोमेटोग्राम किस तरीके का है, क्या ये क्या हमारी पीक जितनी ब्रॉड है उससे क्या पता चलता है, जितनी हाइट पर है उससे क्या पता चलता है, तो किस तरीके से हम उसको पता कर सकते हैं वो इन मेथड से पता चलेगा, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम अपना प्रोटोकॉल डिटरमिन कर ही रहे हैं, बना ही रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये भी हम डिटरमिन कर लेंगे कि जब हम इस तरह का सैंपल रन करें तो कितनी लेंथ और डायमीटर होना चाहिए कॉलम का, कॉलम के अंदर पैकिंग मटेरियल किस तरह का होना चाहिए, क्या वो लिक्विड कॉलम होना चाहिए या हमारे पास स्टेशनरी फेज का सॉलिड होना चाहिए, क्या हमारे पास पोर साइज उसका क्या होना चाहिए, पार्टिकल का शेप क्या होनी चाहिए, कार्बन लोडिंग कितनी होनी चाहिए। तो ये सब कार्बन लोडिंग क्या होती है अभी हम डिटेल में एक और अगले क्लास में पढ़ेंगे।
अच्छा, तो ये इसमें कौन किस तरह के सैंपल यूज़ करते हैं? डेफिनेटली मोस्ट इंडस्ट्रियल सैंपल यूज़ करते हैं, जिनके अंदर हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उसी की सेपरेशन को हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि सेपरेशन मेथड है ना, एचपीएलसी है, एक को दूसरे से सेपरेट कर देगी, तो उसको हम तब तो हम उसको प्रोटोकॉल डिफाइन कर लेते हैं कि हम इसको एनालाइज किस तरह करें। तो इसके अंदर हमारे पास किस तरीके के हमारे पास बेसिक सैंपल होगा, जिसमें से जिसको हम एनालाइज करेंगे तो उसको मदर लेकर कहते हैं, जो हमारे पास बेसिक सैंपल होता है ना, उसको मदर लेकर कहते हैं। तो हम उसकी फोर्स डिग्रेडेशन किस तरीके से, जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी, हम फोर्स कि अगर हमारा सैंपल नहीं टूट रहा, या मतलब टूटना इन सेंस कि अगर सैंपल में कंपोनेंट्स में अलग नहीं हो रहा, तो हम उसको किस तरह वो करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक ड्रग है, पैरासीटामोल है या जो भी है, तो हमें पता है उसके अंदर बाइंडर्स होते हैं। पैरासीटामोल में हमेशा उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो एक या दो होते हैं, बाकी उसके अंदर बाइंडर्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं। बाइंडर्स क्या होता है, जो उनको बाइंड करके एक टैबलेट की शक्ल बना दे। स्टेबलाइजर्स क्या होता है, जो उसको स्टेबल रखने में मदद दे। इस तरह करके उसके अंदर और कंपोनेंट्स डाले जाते हैं, तो उनकी डिग्रेडेशन किस तरह हम करवाएं कि क्या ऐसा हो कि वो एक दूसरे को छोड़ दे और सेपरेट हो जाए। ये इस तरह हम इसको एनालाइज करें। फिर सैंपल में कि हम प्लेसिबो बना लेते हैं। प्लेसिबो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनकी एक, समझे तो टेस्ट रन के लिए, मतलब एक छोटे से उसमें अमाउंट में जब किसी भी सैंपल की एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं, तो उसको प्लेसिबो कहते हैं। तो बस हमें फिर इस तरह जब हमें अपनी मेथड डेवलपमेंट की मुकम्मल तौर पे सिस्टम बनाना होता है, तो हम उसको एक प्लेसिबो बना के रख लेते हैं, ताकि कल को अगर हमारे मेथड पे कोई फ़र्क आए या कुछ भी हो, तो हम उस प्लेसिबो से क्रॉस चेक कर सकें कि क्या हमने जो मेथड बनाया था वो प्रॉपर्ली सही था या नहीं था। तो ये असल में हमने सिर्फ ये देखने की कोशिश की है कि अगर हम सैंपल को किस तरीके से हम अपना मेथड डेवलप कर सकें, कि हम आगे कहीं भी अगर हम अपना खुद एक मेथड बना के रखना चाहते हैं रूटीन एनालिसिस के लिए, या किसी भी तरह की इस तरह की एनालिसिस के लिए, तो हम अपना एक प्रोटोकॉल डिफाइन कर लें, डिज़ाइन कर लें, प्रिपेयर कर लें, कि जो हमारे पास डेली रूटीन एनालिसिस में बहुत आसानी दे और कोई दूसरा भी उसको आसानी से फॉलो कर सके।